स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 से। इकोनॉमिक वाला जो चैप्टर है अपना, मतलब सब्जेक्ट है इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, उसके अंदर अपन आज स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 से, जो है अपना IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसमें अपन के हैं 6 चैप्टर। ठीक है, अपन का टारगेट रहेगा कि 6 दिन में अपन सबसे पहले तो पार्ट 2 को प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लें। जैसे कि दिसंबर में अपनी एग्ज़ाम्स हैं, तो अभी अपन लगातार सारे चैप्टर्स की वापस से वीडियोस बनाऊंगा मैं, और उस हिसाब से फिर अपन इसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी अपन स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 से, उसके बाद स्टार्ट करेंगे पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 6 दिन में अपन इसको ख़त्म करेंगे, और हाँ 6 दिन में अपन इसको ख़त्म करेंगे पार्ट 2 को, और 16 दिन में फिर अपन उसको ख़त्म करेंगे। हालांकि चैप्टर उसमें उतने ही हैं, पर कुछ चैप्टर जैसे बड़े करे हैं तो उसके लिए अपन ने 2 दिन या ऐसे कुछ ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, तो पहले अपन 6 दिन में पार्ट 2 को ख़त्म करेंगे, जिसमें से आज सबसे पहले अपन देखेंगे छोटा सा चैप्टर और एक इंट्रोडक्शन टाइप चैप्टर, जो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, पर अपन को जानने के लिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता क्या है, उसके लिए अपन को ये देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 264 पे। ठीक है, आप लोगों का अलग होगा, वो आप एक बार अपने हिसाब से देखना। मोस्टली तो सब कुछ सिमिलर ही है, तो मोस्टली क्या मतलब 90% 95% सब कुछ सेम है। आपको अपने मॉड्यूल के हिसाब से मिल जाएगा। मेरे पास जो बुक है उस हिसाब से मैं करता जाऊंगा, और आप लोग भी अपने देखते जाना। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन की बोला क्या है। तो इंट्रोडक्शन एज द टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेट्स टू द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन इंटेलेक्ट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपन कभी भी टच नहीं कर सकते। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि जो अपन फील नहीं कर सकते, जो अपन को सिर्फ पता है कि हाँ ये चीज़ है और उसकी वैल्यू होती है। जैसे कि आप समझो गुडविल और कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब जो अपन करवाते हैं, ये होती है अपन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और उसके ऊपर जो अपना राइट्स होता है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एज द टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेट्स टू द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन इंटेलेक्ट, दैट दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्ट और ह्यूमन माइंड से क्रिएट किया गया है, यानी कि आपने कुछ स्कल्पचर बनाया, आपको कहीं से मिला, या कहीं कुछ भी आपने जो किया, आपने कभी कोई ड्राइंग बनाई, और वो कई बार अपन को पता ही है कि ड्राइंग्स खरीदते बेचते हैं लोग और बनाते हैं, और उसको फिर अपने नाम पे रजिस्टर करवाते हैं, या उसको वो करवाते हैं, क्या बोलते हैं अपना, कॉपीराइट करवाते हैं या कॉपीराइट करवाते हैं। एक बार अपन आगे देखेंगे, पेटेंट भी करवा सकते हैं। इसके लिए हर तीनों के लिए, सबके लिए, जैसे अगर कुछ वो है, गाना है, तो उसके लिए कुछ और है, गाने के लिए कॉपीराइट होता है, और कोई अगर कुछ ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर पेटेंट होता है, तो फिर पेटेंट होता है। जैसे कुछ अपना लोगो होता है या वैसे सब है, तो ट्रेडमार्क, लोगो, क्या क्या किसके लिए यूज़ होता है, उसके अपन को आगे देखने को मिलेगा इस IPR के पूरे उसमें कंटेंट में। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रिएटर्स कैन बी गिवन द राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग देयर इन्वेंशंस, डिज़ाइंस और अदर क्रिएशंस, एंड टू यूज दैट राइट्स टू नेगोशिएट पेमेंट इन रिटर्न फॉर अदर यूजिंग दैम। These are intellectual property rights. The creation of intellectual property rights is increasingly being recognized in today's global economy and society. Intellectual property rights are considered to be the backbone of any economy, and their creations and protection is essential for sustained growth of a nation. The IPR are now not only being used as a tool to protect the creativity and generate revenue, but also to build strategic alliance for the socio-economic and technological growth. ठीक है, द एरियाज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज दैट इज कवर्स आर कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, दैट इज द राइट ऑफ परफॉर्मर्स, प्रोड्यूसर्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडमार्क, ये देखिए आप यहाँ पे देखना, जो भी कॉपीराइट है तो किस चीज़ के रिलेटेड बोला, राइट ऑफ परफॉर्मेंस, प्रोड्यूसर्स ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब आप समझो कोई मूवी है, उसके सीन के ऊपर कॉपीराइट लगता है, कुछ किसी ने गाना बनाया, साउंड रिकॉर्डिंग, तो उसके लिए अपन का कॉपीराइट लगता है, और राइट ऑफ परफॉर्मर्स, ठीक है, यानी कि मैंने कुछ अगर परफॉर्म किया है तो उसके ऊपर अपन कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं, कॉपीराइट करवा सकते हैं। ठीक है, फिर ट्रेडमार्क के लिए क्या बोला है, ट्रेडमार्क इंक्लूडिंग सर्विस मार्क्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इंक्लूडिंग एप्लीकेशंस ऑफ ओरिजिन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, पेटेंट इंक्लूड, अच्छा ठीक है पेटेंट आ गया, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस। ठीक है, ट्रेडमार्क में क्या क्या आता है, आप किसी
अपने नाम को, अपने लोगो को आप ट्रेडमार्क करवा सकते हो, ठीक है, इंक्लूडिंग सर्विस मार्क्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इंक्लूडिंग जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि आप समझो जैसे कोई चीज़ प्रचलित है किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन से, यानी कि कोई जगह से, तो उसे भी अपन ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, ठीक है। आगे जाके अपन को ये सब पता चलेगा कि किसको अपन ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, किसको अपन नहीं करवा सकते हैं, कौन से शब्द अपन की राइट्स के अंदर आते हैं और कौन से नहीं आते हैं, ठीक है। तो सब अपन को पता चलेगा। फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, कोई अपन ने डिज़ाइन क्रिएट करी तो उसके ऊपर भी अपन ट्रेडमार्क, आप समझो जैसे काफ़ी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अपन टार्जन द वंडर कार किसी ने देखी हो, सबने देखी होगी ऑलमोस्ट। तो उसमें जब स्टार्टिंग में अजय देवगन ने एक डिज़ाइन बनाई थी, तो उस डिज़ाइनों को वो ट्रेडमार्क करवा सकता है, ठीक है, ताकि वो उसके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाए, ये मेरी ही है और इसे अगर किसी को यूज़ करना है तो मेरे से ख़रीदो और आप उसके बदले फिर मेरे को रॉयल्टी दो, ठीक है। फिर क्या बोला कि पेटेंट इंक्लूड्स, पेटेंट क्या, पेटेंट में क्या क्या आता है कि द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट, the layout designs of integrated circuits and undisclosed information including trade secrets and test data, ठीक है। पेटेंट आप कोई भी साइंटिफिकल वो होती है, एक्सपेरिमेंट होता है और उसका कुछ अपन को आउटकम मिलता है और वो एक नया इनोवेशन टाइप होता है, तो उसके ऊपर अपना लगता है पेटेंट, ठीक है। अगर बाई चांस मैं कुछ भी ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो आगे जाके अपन को क्लियर हो जाएगा, अभी तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वो सही है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अ टूल ऑफ कॉर्पोरेट कॉम्पिटिटिवनेस इन टुडेज हाईली कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट। Any original work of the human intellect, including work of art, literature, technology and science, is considered to be the work of intellectual property, ठीक है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसे कैसे काम करता है, तो मैं सबके आपको एक्ट्स बताता हूँ कि कौन से हैं। तो सबसे पहला जो एक्ट है अपना वो है पेटेंट एक्ट 1970, पढ़ेंगे अभी अपन इसके बारे में। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का है, कॉपीराइट एक्ट 1957 का है, डिज़ाइन एक्ट 2000 का है। डिज़ाइन एक्ट अभी अभी आया है, मतलब 2000 में आया है उसका एक्ट, मतलब जो वो हुआ था काम से वो 2000 से हुआ है, पर इतना यूज़ ये नहीं होता है, ठीक है। डिज़ाइन एक्ट का होता है पर इतना यूज़ नहीं होता है जैसे कंपैरेटिवली पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट होता है, ठीक है। फिर एक और है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है। 1999 के दो एक्ट है, ये थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए ईजी होगा, एक है ट्रेडमार्क और एक है जियोग्राफिकल वाला, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। जियोग्राफिकल वाला भी इतना वो नहीं है, काम का है, गवर्नमेंट ने बनाया है और उसके बनाने से काफ़ी फ़ायदे भी हुए, पर इतना लोग यूज़ नहीं करते इन जनरल टर्म्स में, ठीक है। काफ़ी इसके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखा अपन ने पेटेंट एक्ट 1970, फिर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और जियोग्राफिकल वाला भी 1999, फिर डिज़ाइन एक्ट था 2000 का, फिर एक कौन सा बच्चा अपना बच्चा कॉपीराइट का, वो है 1957, ठीक है। चलो आगे देखें। अभी अपन देखेंगे नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, और ये इंपॉर्टेंट आंसर है इस चैप्टर में से, 3-4 मार्क में पूछ सकते हैं। देखो 3-4 अगर मार्क में पूछते हैं तो अपन को कुछ नहीं करना, 8-10 पॉइंट अपन ने उठा के लिख दिए तो अपना बहुत हो जाएगा, ठीक है। 8-10 पॉइंट नहीं, मतलब एक अपना जैसे 4 है तो 8, 3 है तो 6, ऐसा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इंटेंजिबल राइट्स ओवर टेंजिबल प्रॉपर्टी। IP's intangibility is the primary characteristics that sets it apart from other types of property, although there are many significant differences between the various types of IP. One characteristic they all share is establishment of property protection over intangible objects like ideas, inventions, science and information, as opposed to close relationships and other intangible assets which are tangible objects, ठीक है, सिंपल है। फिर when works are exploited for commercial purpose, it enables the creators or owners to protect from their creations, ठीक है। किसी मतलब मैंने कुछ अगर इन्वेंट किया तो अब कोई भी इन्वेंशन तो ऐसे तो होगा नहीं कि मैंने आज सोचा कल वो हो गया, उसको मैंने रजिस्टर करवा दिया। किसी भी इन्वेंशन या किसी एक नई इनोवेशन के लिए करीब 15, 20, 25, 30, 50 साल भी लगते हैं, ठीक है। अब मैंने बना दिया, बाई चांस किसी और व्यक्ति को पता चल गया ऐसे इधर उधर से, और उसने उसको अपने नाम पे रजिस्टर करवा दिया, उसने सीधा वो चीज़ एक कर ली तैयार और उसको पता चली गया तो उसने कर दी,
ठीक है, और उसने एकदम से उसको रजिस्टर करवा दिया। तो अब यहाँ पे उन लोगों को जिनने 20-25 साल रुक के मेहनत करके ये काम को किया, उन लोगों ने तो 20-25 मिनट में कर दिया। ठीक है, तो उन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए ये सारी चीज़ों को एक तरीके से बनाया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। When works are exploited for commercial purpose, it enables the creators or owners to profit from their creations. ठीक है, और इससे अपना फ़ायदा भी होता है। अगर जैसे मैंने अपने नाम पे रजिस्टर करवा दिया और किसी को, मेरे तो वो इतना काम का है नहीं, ठीक है, अब किसी कंपनी को वो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो मेरे से वो राइट्स खरीद सकते हैं और उसके बदले में मेरे को रॉयल्टी पे करते हैं। जैसे अपन क्या बोलते हैं, कंसीडरेशन बोलते हैं ना, तो उस कंसीडरेशन को यहाँ इस IPR चीज़ में वो बोला जाता है रॉयल्टी। ठीक है, मैंने अगर कुछ बनाया है और वो मैं आपको अगर यूज़ करने दे रहा हूँ, तो आप मुझे मॉनेटरी टर्म्स में कुछ देंगे जिसको अपन बोलेंगे रॉयल्टी। ठीक है, ये अपन ने हेड पढ़ा इंटेंजिबल राइट्स ओवर टेंजिबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब राइट टू सू। IP is a resource that can be owned and managed to use the language of the law. The majority of intellectual property is challenged through legal rights of actions that can only be carried out by the people who have legal standing. Since intellectual property is a property right, it can be inherited, purchased, gifted, sold, licensed, entrusted, or pledged. Subject to certain restrictions, the owner of an IPR owns a sort of a property that can be used however they like. They also have the legal right to sue anyone who uses their innovations without their permission and to be compensated with actual property. ठीक है, इसको आप समझो कि कोई भी, जैसे वापस पढ़ता हूँ, IP is a source that can be owned and managed to use the language of the law. The majority of intellectual property is challenged through legal right of actions that can only be carried out by the people who have legal standing. Since intellectual property is a property right, it can be inherited, purchased, gift, sold. मतलब इसको खरीदा जा सकता है, खुद बनाया जा सकता है, मिला हुआ हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, सोल्ड हो सकता है, मतलब अपने गिफ्ट किया हुआ हो सकता है, अपन ने किसी को बेचा हो सकता है, लाइसेंस्ड होके अपन ने किसी को दिया या किसी को लिया, किसी भी टर्म में आप इसको देख सकते हो। इंटरेस्टेड यानी कि अपन ने उसको राइट, उसके अपन के राइट्स ट्रांसफ़र कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी के राइट्स उसको ट्रांसफ़र कर दिए कि तू यूज़ कर। फिर और प्लेज्ड यानी कि वो अपना गिरवी रखना, या वैसे आप समझ सकते हो। सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, अपन उसके लिए कुछ बोल सकते हैं कि तूने देख ये राइट तो मैं तेरे को दे रहा हूँ, पर तू ये चीज़ उसके साथ नहीं कर सकता। ठीक है, तो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस भी अपन ओनर जो भी समझे ज़रूरी वो कर सकता है। द ओनर ऑफ IPR ओन और सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी दे कैन बी यूज्ड हाउएवर दे लाइक। ठीक है, उसको कैसे भी यूज़ करनी है वो कर सकता है। दे ऑल्सो हैव द लीगल राइट टू sue anyone who use their innovations without their permission and to be compensated with actual property। ठीक है, अगर उसे पता चला कि उसकी परमिशन के बिना किसी व्यक्ति ने उसको यूज़ किया है, जैसे अपन ने रिस्ट्रिक्शंस भी देखे थे या कुछ भी देखा था, उसके जो इसको राइट्स दिए उसके अलावा भी वो कुछ करता है, तो उसे अपन वो कर सकते हैं, सू कर सकते हैं, और उसके लिए उसको भारी पेनल्टी देने को पड़ सकती है और अपना जेल वेल भी हो सकती है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या क्या हैं अब इसमें, तो IP रिजल्ट्स इन both obligations and property rights. The owner of a IP is entitled to carry out specific tasks in connection with his creations. He has the sole authority to create, copy or sell or otherwise exploit the work. Additionally, there is a negative right that bars others from using their statutory rights. IP results in both obligations and property rights. ठीक है, both obligations and property rights, उसको ये चीज़ का पालन करना पड़ता है। The owners of the IP is entitled to carry out specific tasks in connection with his creations. He has the sole authority to create, copy, sell और otherwise। ठीक है, उन लोगों के पास तो पूरे हक है। अगर मैंने कुछ चीज़ बनाई है तो मेरे को तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ उसका, क्रिएट, कॉपी, सेल और अदरवाइज एक्सप्लॉइट द वर्क। ठीक है, उसका अलग टर्म में इसको लिखा गया है कि कोई अगर उसको एक्सप्लॉइट करता है तो अपन उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं, और अपन के पास पूरा अधिकार है कि अपन उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। Additionally, there is a negative right that bars others from using their statutory rights. There are negative right that bars others from using their statutory rights.
ठीक है। स्टैट्यूटरी राइट्स अपन आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। स्टैट्यूटरी राइट्स में सामने वाले को भी एक अधिकार मिलता है कि अगर तुम इसका यूज़ नहीं कर सकते हो तो फिर गवर्नमेंट मतलब लॉ के अंदर उसको वो राइट दिलवाएगी, ठीक है, कि तेरे काम का तो है नहीं तो तू सामने वाले को दे दे, ठीक है, तो उसके बदले में कुछ उसको मिलेगा ज़रूर, पर जो गवर्नमेंट बोलेगी वैसे। फिर है को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स in relation of a specific functions. Various IPR kinds may coexist. For instance, an image of an innovation might be copyrighted and the invention itself might be patented. ठीक है, कोई भी अगर इनोवेशन है उसकी इमेज है, जैसे अपन ने बोला था ना, एक प्रोजेक्ट, एक प्लान बना दिया उसने, समझो एक डिज़ाइन या समझो वैसे प्लान बना दिया, ठीक है। एन इमेज ऑफ एन इनोवेशन माइट बी कॉपीराइट एंड द इन्वेंशन इटसेल्फ माइट बी पेटेंटेड, ठीक है। अ डिज़ाइन में बी इंक्लूडेड इन अ ट्रेडमार्क एंड मे ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड अंडर द डिज़ाइन एक्ट, ठीक है। अपन ने कोई अगर डिज़ाइन बनाई तो उसको अपन डिज़ाइन एक्ट में भी करवा सकते हैं और उसका अपन कॉपीराइट भी करवा सकते हैं। फिर जो इन्वेंशन है वही सेम डिज़ाइन का, उसके ऊपर अपन पेटेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो सब चीज़ को अपन को एग्जिस्टेंस करके, को एग्जिस्ट करती है कुछ चीज़ें कि ये यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है, तो वैसे भी चल सकता है। फिर द न्यूमेरियस राइट्स दैट कैन को एग्जिस्ट इन IP शेयर many similarity and distinctions. For instance, there are similarities between a patent and a industrial design, a trademark and a geographical indicator, and so forth. Some of the rights related to intellectual properties are positive rights, while the others are negative rights. ठीक है, ये अब सब अपन सब समझेंगे, ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग पॉजिटिव राइट्स और नेगेटिव राइट्स से। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई काम का है भी नहीं। एग्जॉशन ऑफ राइट्स, एग्जॉशन ऑफ राइट्स पढ़ते हैं क्या है कि द डॉक्ट्राइन ऑफ एग्जॉशन generally applies to intellectual property rights. Exhaustion fundamentally means that after the first sale made by the rights holder or by the authority designated for its exhaustion, that person's right expires and he is no longer permitted to halt the movement of a goods moving forward. एग्जॉशन ऑफ राइट्स बेसिकली ये है कि जब आपके पास कोई राइट था और वो ख़त्म हो गया है, वो समाप्त हो चुका है, द डॉक्ट्राइन ऑफ एग्जॉशन अप्लाइज टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. एग्जॉशन फंडामेंटली मीन्स that after the first sale made by the right holder or by the authority designated for its exhaustion, that person's right expires and he is no longer permitted to halt the movement of the goods moving forward. ठीक है, मैंने आपको कोई राइट दिए थे, पर वो दिए थे मैंने सिर्फ 1 साल के लिए, ठीक है। अब वो 1 साल ख़त्म हो गया तो वो राइट के लिए अब आप एलिजिबल हो ही नहीं, वो अब आपके पास से ख़त्म हो गए, ठीक है। एज अ रिजल्ट, once an IP right holder has sold a physical goods that bears IPRs, it cannot stop subsequent sale of the goods. The first consent mark the end of the right. ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ अपन को ध्यान रखनी है कि उसका राइट खत्म हो गया तो वो नहीं बेच सकता. दिस थियरी इज फाउंडेड ऑन द आइडियाज ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज लेजिटिमेट बाय द ओनर्स परमिशन ऑफ राइट. ओनर की परमिशन होगी तभी आप बेच सकते हो. इट इज़ प्रोहिबिटेड टू यूज द एक्सक्लूसिव सेलिंग प्रिविलेज. ठीक है, प्रोहिबिटेड. अब आपको प्रोहिबिट कर देगा. मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट है और मैंने आपको परमिशन दी है कि हाँ भैया तू मेरा प्रोडक्ट बेच, ठीक है. अब वो प्रोडक्ट कभी भी अगर कोई व्यक्ति बिना परमिशन के बेचेगा तो अपन ने याद है ऊपर पढ़ा था कि राइट टू बी सू, तो अपन फिर उसको सू कर सकते हैं और अपन उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, इन कनेक्शन टू द सेम टाइम आइटम्स ट्वाइस. ठीक है, सिंपल. अब है डायनामिज्म. डायनामिज्म कैसे है वो एक बार पढ़ते हैं फिर समझाता हूँ. समझाना तो क्या है, खुद ही अपन एक ट्रांसलेट कर रहे हैं और कुछ चीज़ अपन अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. आप भी पढ़ो और खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बोला गया है इसके अंदर, ठीक है. डायनामिज्म पहले पता होना चाहिए क्या क्या है, उसके बाद ही अपन इसको पढ़ के रिलेट कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं. तो कि सिंपल कर लेते हैं. डायनामिज्म. IPR is undergoing continual improvement. IPR is undergoing continual improvement. The realm of IP is expanding as quickly as technology in all spheres of human activities. New things are being added to the IPR scope and the scope of its protection is being enlarged in accordance with the demands of scientific and
scientific and technical advancement, biopatents, software copyrights, and plant diversity protections are just a few examples of terms that highlight recent advancement in the IPR area. IPR एरिया मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, मतलब कि आपने कुछ गाना बना लिया उसके ऊपर कर लिया, या कोई डिज़ाइन बना ली, या कुछ इनोवेशन कर लिया। काफ़ी चीज़ें ये अपने आप में ही बढ़ाता जा रहा है, और डेवलपमेंट तो सब चीज़ में होती ही है। तो अब इसमें ऐसा बोला कि कुछ अपने पास एग्जाम्पल हैं कि बायोपेटेंट यानी कि बायोपेटेंट अपन आगे समझेंगे, बाकी जहाँ तक अपन नाम से समझने की इसको कोशिश करें तो बायोपेटेंट कोई दो व्यक्ति एक चीज़ के ऊपर पेटेंट अगर क्लेम करते हैं तो वो बायोपेटेंट कहलाता है, या फिर कुछ और टर्म भी होगा तो अपन आगे उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए इसको जाने देते हैं। सॉफ्टवेयर कॉपीराइट्स कर सकते हैं। प्लांट डाइवर्सिटी प्रोटेक्शंस आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ अ टर्म ऑफ हाईलाइट रिसेंट एडवांसमेंट इन द IPR एरिया। ठीक है। डायनामिज्म यानी कि यही नहीं है कि अपन का काम रुक गया यहाँ पे डायनामिज्म का मतलब ऐसे है कि कॉन्टीन्यूसली ये इम्प्रूव होता जा रहा है, ठीक है। एक ऐसा नहीं है कि यहीं तक ही सीमित है, और भी इसके अंदर ग्रोथ हो रही है। और देखा ना, कहा इसमें बीच में कि न्यू थिंग्स एंड आर बीइंग एडेड टू द IPR स्कोप एंड द स्कोप ऑफ इट्स प्रोटेक्शंस इज बीइंग enlarged in accordance with the demands of scientific and technical advancement, ठीक है। इतना ही था, ज़्यादा कुछ थे नहीं, सिंपल ही थे। क्या क्या था अपन एक बार वापस देखते हैं। टोटल थे 6 ही पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहला था इंटेंजिबल राइट्स ओवर टेंजिबल प्रॉपर्टी, राइट टू स्यू, राइट्स एंड ड्यूटीज, को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स, एग्जॉशन ऑफ राइट्स और डायनेमिज्म, ठीक है। ज़्यादा कुछ इतना टेक्निकल नहीं था, पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। नीड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये रीड ओनली वाला आंसर है, पर एक बार फिर भी अपन फटाफट पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। अपना नीड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कुछ पता है क्या कर सकते हैं ये लोग ना, वो भी कर सकते हैं कि कुछ 2-3 आंसरों को 2-2 मार्क में ऐसे जोड़ के पूछ लें, ठीक है। तो 6 मार्क का ऐसे एक आंसर बन सकता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ भी अपन को छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। सब कुछ अपन पढ़ेंगे। नीड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एवरी इन्वेंशन इन्वॉल्व्स लेबर। पढ़ना ज़रूरी है, देखो अपन बाई चांस कुछ छोड़ने वाले हो, फिर भी एक बार उसको दिमाग से पढ़ ज़रूर लेना। बाई चांस उसके रिलेटेड अगर कुछ एग्ज़ाम में आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ काम आती है कि हाँ यार पढ़ा तो था, अब उसको अपन फिर बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो नीड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, क्या ज़रूरत है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, वो यहाँ पे बताया गया है। एवरी इनोवेशन इन्वॉल्व्स लेबर, टाइम, रिसोर्सेज, द लेंथ ऑफ ईच प्रोजेक्ट, लेंथ यानी कि समझो 20-25 साल, substantially it could be anything from a few seconds to a few years, ठीक है। A certain amount of actual money is also necessary for any creative endeavor, along with education or knowledge of course. Any creative professional making all of these investment is making a significant one. Therefore, it is important to acknowledge and honor a creator's intellectual work. The word intellectual property did not become common usage until the 19th century. Despite the fact that many of the legal rules governing intellectual property rights have developed over centuries, it wasn't until the later half of the 20th century that it spread throughout much of the world. In 1967, सिर्फ पढ़ते जाओ, कोई ऐसे कुछ इतना टेक्निकल नहीं है। In 1967, the World Intellectual Property Organizations WIPO, this is important, and आगे इसकी एक पूरी शॉर्ट नोट है और इसको पढ़ेंगे ध्यान से। ये इंपॉर्टेंट आंसर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो, ठीक है। और ये जो 1967 और 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी सिर्फ पढ़ो, कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है। WIPO क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन was founded on as a UN body. Since then, the phrase has gained significant transaction in the US. ठीक है, उसके बाद से ही इसको वो मिलना चालू हुई recognition. A comprehensive international system for defining, safeguarding and upholding intellectual property rights exists. ठीक है, और इसी के बाद से एक सिस्टम क्रिएट हुआ कि जहाँ पे फिर अपन उसको डिफाइन करते हैं, सेफगार्ड करते हैं, अपहोल्ड करते हैं और बढ़ाते हैं, मतलब एक तरीके से उसको डेवलप करते हैं.
फिर है इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीलेटरल ट्रीटी सिस्टम एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूरोपियन. It consists of multilateral treaty system as well as international organization like the European Union, WTO, World Intellectual Property Organization, World Custom Organization and United Nation Commission on International Trade Law. ठीक है, यूनिसेट्रल इसको शॉर्ट में बोलते हैं. इसके रिलेटेड भी आगे अगर कुछ आता है तो अपन वो पढ़ेंगे और अपन का वो चीज़ भी क्लियर कर लेंगे. ठीक है, सिंपल था, इतना कुछ टिपिकल टेक्निकल है नहीं, कर सकते हैं. स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इसको अपन प्रॉपरली डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये अपना इस चैप्टर में 1 घंटा भर लग रहा है. पर आप खुद अगर जल्दी जल्दी पढ़ोगे और उसको एक उस तरीके से देखोगे ना तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और आप इसको आराम से आधे पौन घंटे में ख़त्म कर सकते हो. ठीक है, ये मैं खींच रहा हूँ तो अपना ऐसा नहीं है कि अपन आपको भी खींचना है, ऐसे हो जाएगा अपना, सिंपल है. स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द रेंज ऑफ IP राइट इज वाइड. अपन भी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं नहीं तो, है ना. द रेंज ऑफ IP राइट्स इज वाइड एंड देयर आर 2 मेथड्स फॉर क्लासिफाइंग IP एज ईदर. द रेंज ऑफ IP राइट्स इज वाइड and there are 2 methods for classifying IP as either copyright or industrial property. Patent or inventions, trademark, trade name, biodiversity, plant breeding rights and other commercial interests are also example of industrial property. Patent or inventions, trademarks, trade name, biodiversity, plant breeding rights and other commercial interests are also example of industrial property. The range of IP right is wide and there are 2 methods of classifying IP as either copyright ले सकते हो या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के तहत आप कर सकते हो. फिर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है वो अपन को बताया. पेटेंट, इन्वेंशन, ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम, बायोडाइवर्सिटी, अपना प्लांट ब्रीडिंग राइट्स और अदर कमर्शियल इंटरेस्ट. इन ऑर्डर टू प्रॉफिट फ्रॉम द इन्वेंशन द पेटेंट गिव्स इट्स होल्डर द सोल राइट टू एक्सप्लॉइट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि उसके पास पूरा अधिकार है कि वो उसका कुछ भी करे. A novel creation, procedure, tool और product is considered to be the invention. ठीक है, novel creation यानी कि wholly उसको पूरी तरीके से तुमने किया. Producer, tool और product is considered to be the invention. Copyright protects the expressions of ideas that are distinct from patent but does not grant you the sole right to an idea. ठीक है, copyright आपको full ये नहीं देता कि हाँ sole right की यही तुम्हारा ही आइडिया है. इसको सिर्फ तुम प्रोटेक्शन देता है, किसी और को तुम्हारे राइट को यूज़ ना करने दे, मतलब ऐसे प्रोटेक्ट करता है. बाकी पेटेंट की तरह नहीं है. ठीक है, क्या बोला है देखो, कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, प्रोटेक्ट करता है आपके एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ को दैट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम पेटेंट्स. पेटेंट में क्या था कि पूरी पूरी इन्वेंशन थी और इन्वेंशन को अपन पूरा का पूरा होली, मतलब ऊपर लिखा था देखो, पेटेंट गिव्स इट्स होल्डर द सोल राइट टू एक्सप्लॉइट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि पूरा तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम इसके साथ कुछ भी करो. कॉपीराइट में ऐसा नहीं होता है. कॉपीराइट में कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कुछ कुछ पालन अपन को गवर्नमेंट के अनुसार करने पड़ते हैं. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. इन एडिशन टू टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक वर्क कॉपीराइट्स ऑल्सो अप्लाइज टू द आर्ट्स एंड लिटरेचर. ठीक है, in addition to technological and scientific work copyrights also applies to the arts and literature. Copyrights rules apply to everything, including music and advertising work. In addition to technological and scientific work, copyright also applies to the arts and literature. Copyright rules applies to everything, including music and audiovisual work. 60 years after the creator's passing, copyright protection continues to be in effect. ठीक है, आप समझो कुछ टी सीरीज़ के जो राइट्स उनके पास हैं तो उनके वो व्यक्तियों के और कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनके नाम पे वो रजिस्टर्ड भी था, उनके गुजर जाने के बाद भी वो राइट उनके नाम पे ही रहता है और उसका जो भी बेनिफिट वगैरह रहता है वो फिर डिपेंड करता है, यानी कि उसके लीगल हायर को या उस व्यक्ति ने पहले ही कुछ तय कर रखा हो कि हाँ मेरे मरने के बाद इसको मिलना चाहिए तो उसको मिलता है. ठीक है, वो अनुसार उसके अनुसार ही रहता है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती. कॉपीराइट रूल्स अप्लाइज टू द एवरीथिंग इंक्लूडिंग म्यूजिक एंड ऑडियो विजुअल वर्क. 60 ईयर्स आफ्टर द क्रिएटर्स पासिंग कॉपीराइट प्रोटेक्शन कंटिन्यूज टू बी इन इफेक्ट. ठीक है, 60 साल बाद भी चलता है. अच्छा, ये ध्यान रखना 60 साल तक ही चलता है.
60 years after the creator's passing, कॉपीराइट प्रोटेक्शन कंटिन्यूज टू बी इन इफेक्ट। यानी कि आज अगर कोई व्यक्ति 2024 में मरता है तो 60 साल आप उसमें काउंट कर लो, यानी कि 84 तक, ठीक है, 84 तक उस व्यक्ति को वो चलाया जा सकता है। और मतलब आज अगर कोई 2024 में मर रहा है तो 2084 तक वो उसका चलता रहेगा, राइट, उसको मतलब तब तक पैसे मिलते रहेंगे, ठीक है, उसके मरने के बाद। इन अदर वर्ड्स, अ राइटर्स बुक हैज़ कॉपीराइट प्रोटेक्शन बोथ ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एंड फॉर 60 ईयर्स फॉलोइंग हिज पासिंग, ठीक है, उसके लाइफ में तो, उसके लाइफ टाइम में तो उसको मिलेगा ही, जब तक वो जीवित है तो उसको तो मिलना ही है, उसके मरने के 60 साल बाद भी उसको मिलेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, राइटर्स बुक्स हैज़ कॉपीराइट प्रोटेक्शन बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम and for 60 years following his passing. In contrast, to patent law, copyright law do not mandate an administrative procedure, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ बताऊं कि copyright rule applies to everything including music and audio visual work। म्यूज़िक और ऑडियो विजुअल वर्क में इन लोगों ने सिर्फ 60 ईयर्स मरने के बाद बोला। और इन अदर वर्ड्स, अ राइटर्स बुक हैज़ कॉपीराइट प्रोटेक्शन बोथ ड्यूरिंग द, इसमें बोथ बोला स्पेसिफिक करके कि राइटर बुक जो है, मतलब राइटर्स बुक यानी कि मैं अगर कुछ लिखता हूँ तो मेरे को बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम तो मिलेगा ही और 60 साल बाद भी मिलेगा। मतलब ऑडियो विजुअल वाले को सिर्फ 60 साल तक ही मिलेगा, मरने के 60 साल बाद ही मिलेगा, उसके मरने तक नहीं मिलेगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, पर अभी जो लिखा है वो एक बार अपन उस अनुसार लेते हैं, ठीक है। फिर बोला कि इन कॉन्ट्रास्ट टू पेटेंट लॉ, कॉपीराइट लॉ डू नॉट मैंडेट एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, ठीक है। अब यहाँ से चालू हो रही हैं शॉर्ट नोट्स और इम्पॉर्टेंट वाली भी, ठीक है। ये वाली एक इम्पॉर्टेंट है, इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है पर एक इस चैप्टर में से इसको इम्पॉर्टेंट माना जा सकता है, ठीक है। पढ़ते हैं कि द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, GATS इसका शॉर्ट में इसको बोला जाता है, द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस इज द फर्स्ट एवर कलेक्शन ऑफ लीगली बाइंडिंग मल्टीनेशनल रेगुलेशन गवर्निंग ग्लोबल ट्रेड इन सर्विस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द यूरुगे ग्राउंड्स, तो ये लोगों के नाम ऐसे ऐसे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द यूरुगे rounds whose conclusions come into effect in January 1995 was the founding of the GATS, ठीक है। GATS का फुल फॉर्म बोलो वापस, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, ठीक है। द GATS functions on 3 levels similar to the accord on goods. The primary text, which contains basic principles and obligations, annexes which deal with rules for particular sectors and individual nations, explicit commitments to allow access to their markets. वापस, द GATS functions on 3 levels, ठीक है, ये 3 लेवल में काम करता है। GATS का काम क्या है बेसिकली वो समझाया गया है कि सिमिलर टू द अकॉर्ड्स ऑन कोड्स, द प्राइमरी टेक्स्ट which contains basic principles and obligations, annexes which deals with the rules for particular sectors, an individual nation explicit commitment to allow access to their market, ठीक है। आगे देखते हैं कि in contrast a goods, the GATS provides a fourth special elements list that identifies the instance where the most favored nation principle of non-discrimination is not currently being followed by the country। यानी कि GATS जो है वो है WTO का पार्ट, ठीक है। वहाँ पे जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और जो भी ट्रेड इन सर्विसेज के रिलेटेड कुछ भी रहता है तो उसको प्रॉपरली काम करवाने का काम है GATS का, ठीक है, WTO के अंदर। तो इस पॉइंट में ऐसा बोला कि इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ गुड्स, यानी कि जो पॉइंट गुड्स में नहीं आता है वो ऐसा बोला कि GATS प्रोवाइड्स द फोर्थ स्पेशल एलिमेंट list that identifies the instance where the most favored nation principle of non-discrimination is not currently being followed by the country। यानी कि आपको वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है और एक समानता के अनुसार सबको इक्वल नज़र के मद्देनज़र रखते हुए काम करवाना है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है और इक्वालिटी रखनी है वहाँ पे। The two key pillars that supports the GATS contribution to global service trade
आर इंक्रीजिंग द ओपननेस एंड प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ पर्टिनेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, इंक्रीजिंग द ओपननेस, यहाँ पे बोला कि आपको अपने आप को खोल के रखना पड़ेगा, और कुछ भी अगर नया आता है या कुछ भी अगर कोई बोलता है तो उसको आपको मानना पड़ेगा और उसका आपको पालन करना पड़ेगा। आर प्रिडिक्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ पर्टिनेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, फॉस्चरिंग, दूसरा पॉइंट है कि द फॉस्चरिंग प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन थ्रू सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ टॉक्स। ठीक है, कंटिन्यूसली उसको इम्प्रूव करते रहना, और फॉस्चरिंग प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन, उसको लिबरल रखना, कि ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्शन रखना है या कुछ ऐसे बांध के रखना है उन लोगों को। डेवलपमेंट के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि उन लोगों को थोड़ा सा वो भी देना पड़ेगा, हाथ खोल के रखने पड़ेंगे कि हाँ ठीक है तुम्हें ये करना है तुम करो। हाँ, प्रायर अप्रूवल अपन को लेनी पड़ती है, पर बाकी अपन क्या बोलते हैं उसको थोड़ा सा फ्रीडम और सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ टॉक्स, जिससे उसको इम्प्रूवमेंट कॉन्टिन्यूस बेसिस पे वो लोग डेवलप करते रहे, ग्रो करते रहे। ठीक है, द लेटर आइडिया इज इक्विवेलेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द एग्रीमेंट to enhancing market access and extending nation's treatment to foreign services and service providers across a border variety of sector, but it does not involve deregulation. Instead, the agreement emphasizes clearly both the need of developing nations in particular to exercise the right, as well as government's right to regulate and enact new regulations to fulfill national policy objectives. ठीक है, अभी ये वाले सिर्फ ना रीड ओनली वाले पॉइंट लग रहे हैं मेरे को, इतने इंपॉर्टेंट लग नहीं रहे। एक बार अपन पढ़ते हैं कि बोला क्या है। बट इट डजंट इन्वॉल्व deregulations. Instead, the agreement emphasizes clearly both the need of developing nations in particular to exercise these rights, as well as government's rights to regulate and enhance new regulations to fulfill national policy objectives. Although one of the fundamental principles of the GATS is the idea of progressive liberalization. It stipulates that liberalization must take place with due consideration for national policy objectives and members, levels of development both generally and in specific sector. ठीक है, आपको प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन वाली वही अपन ने बात करी जो अपन को कंटिन्यूस बेस पे ग्रो करना है। इट स्टिपुलेट्स दैट लिबरलाइजेशन मस्ट टेक प्लेस बाय द ड्यू consideration for national policy objectives and members level of development. ठीक है, वही कह रहे हैं कि thus developing nations are given the option to gradually expand market access while opening few sector and fewer types of transaction in accordance with their stage of development. Other sections make sure that developing nations have more freedom to pursue economic integration policies, uphold balance of payment limits and control who can access and utilize their telecommunication transport network and services. Additionally, the WTO secretariat is permitted to provide technical assistance to developing nations. ठीक है, वही बात है जो ऊपर अपन ने कहा ना, उसी को इन लोगों ने सम अप करके इसमें पूरा कहा है कि डेवलपमेंट और उस सब के लिए जो भी करना ज़रूरी है वो सब कर सकते हैं, और आपको एक फ्रीडम दी जाएगी और एक लिबरल कल्चर वहाँ पे रखा जाएगा कि आप ग्रो कर सको। ठीक है, आगे अपन ने देखा था WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे अब उसकी आ गई वो एक शॉर्ट नोट और एक इम्पॉर्टेंट आंसर बन जाता है ये। तो एक बार अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या बोला गया है। WIPO होती क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, मतलब दुनिया जैसे WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है WIPO, विपो। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डिवोटिंग टू यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज अ टूल ऑफ फॉस्टर इनोवेशंस and creativity is known as World Intellectual Property Organization. Following the WIPO convention entrance into effect in 1967, WIPO was founded in 1970 with a, बस इतना याद रखना कि entrance effect 1967 में हुआ था, नहीं याद रखोगे चलेगा। WIPO was founded in 1970, ये ध्यान रखना है। with a mission from its member states to advance the protections। ठीक है, क्या मिशन था इन लोगों का, क्या मिशन है? फ्रॉम इट्स मेंबर स्टेट्स टू एडवांस द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑल ओवर द ग्लोब थ्रू इंटर गवर्नमेंटल कॉरपोरेशन एंड कॉरपोरेशन विद अदर इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बेसिकली सबको एकजुट करके
एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना जहाँ पे जितने भी देश हैं उन लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड प्रोटेक्शन मिले और उस टर्म में वो लोग ग्रो करें ग्लोबली। ठीक है, द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू एडवांस द ग्रोथ एंड एप्लीकेशन ऑफ द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। The World Intellectual Property Organization works to advance the growth and application of the global intellectual property system by सर्विस, लॉ, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट। ठीक है, 4 पॉइंट है। सर्विस में क्या बोला कि रन सिस्टम विच मेक इट ईजियर टू ऑब्टेन प्रोटेक्शन इंटरनेशनली फ्रॉम पेटेंट फॉर पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन एंड एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन एंड टू रिजॉल्व IP डिस्प्यूट्स। ठीक है, कोई डिस्प्यूट भी होता है तो उसको रिजॉल्व भी करना और प्रोटेक्शन इंटरनेशनली देना किस चीज़ के रिलेटेड, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, एपेलेंट टू ऑफ ओरिजिन और ये सारी उसकी मतलब सर्विस रहेगी कि एक सिस्टम बनाना जहाँ पे अपन को उस चीज़ को ईजी करना, प्रोटेक्शन को ईजी करना। ठीक है, लॉ के उसमें क्या बोला कि डेवलप द इंटरनेशनल लीगल IP फ्रेमवर्क इन लाइन विद सोसाइटीज इन्वॉल्विंग नीड्स। ठीक है, इवॉल्विंग नीड्स। ठीक है, यानी कि एक तरीके से इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क बनाएंगे अपन जहाँ भारत का कैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का ये एक वैसा एक वो रहेगा, फ्रेमवर्क रहेगा, इंटरनेशनल लीगल IP फ्रेमवर्क, जो IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम और जितनी भी एक बोलते ना लॉ बनाने का काम ये करेगा। ठीक है, उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या वैसी कोई नीड होगी तो वो भी इसको काम करना है। बिल्ड कोलैबोरेटिव नेटवर्क्स एंड टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स टू शेयर नॉलेज एंड सिंप्लीफाई IP ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग फ्री डेटाबेस एंड टूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अपन को पता है कि जियो का अगर अपन को टावर या कोई नेटवर्क चाहिए तो उन लोगों ने उसके लिए एक प्रॉपर सैटेलाइट, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया है। अपन को पता है कि ओशंस के अंदर भी पूरे वर्ल्ड वाइड उसको कनेक्ट किया गया है कि ओशन के अंदर भी उसकी वायर्स है और वो सब है। तो वैसा एक कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अपन को चाहिए, कुछ डेटाबेस या कोई भी ऐसी नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, तो उसका काम है कि करना पड़ेगा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों को क्रिएट करके देना पड़ेगा। किसको? WIPO को। किन को देना है? जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्लेम करते हैं या उन लोगों को जिसको चाहिए। ठीक है, फिर डेवलपमेंट कंटिन्यूसली उन लोगों को डेवलप करते रहना पड़ेगा। बिल्ड कैपेसिटी इन द यूज़ ऑफ IP टू सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, कोई भी अगर वहाँ पे कुछ भी अगर उन लोगों को कोई दुविधा आ रही है तो उनको ठीक करने का काम किसका है? WIPO का, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो हर तरीके से IPR जिनको भी चाहिए या IP जिसके पास भी है या जो भी कुछ ऐसे रजिस्टर करना चाहते हैं तो उन लोगों को एक प्रॉपर रास्ता मिले। ठीक है, उन लोगों को कहीं और इधर उधर भटकना नहीं पड़े। ठीक है, उन लोगों को एक तरीके से ईजी करके देना। मतलब मैं मान लो कुछ अगर चीज़ बना रहा हूँ, अब वो चीज़ मेरे लिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं वो यार बनाते बनाते ही परेशान हो जाऊँ। मतलब मैंने आइडिया तो बना लिया, अब उसको रजिस्टर करते करते अगर मैं परेशान हो गया तो फिर इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? तो उसी को ये ठीक करने का काम करती है WIPO। ठीक है, एक शॉर्ट एंड सिंपल है, मतलब इसको अपन पढ़ के भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल आप याद रखो, 1970 में बस ये फाउंड करी गई थी। मिशन इन लोगों का था कि मेंबर्स फ्रॉम इट्स मेंबर स्टेट्स टू एडवांस द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑल ओवर द globe through intergovernmental corporation and corporation with other international organizations। ठीक है, अभी अपन देखते हैं लीगल फ्रेमवर्क अंडर WIPO कि क्या एक फ्रेमवर्क बनाया गया। अभी अपन ने ऊपर जैसे बात करी WIPO का एक लीगल फ्रेमवर्क उन लोगों ने बनाना है, उन लोगों का काम है। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या बोला गया है ये अभी अपन को दिया हुआ है। शॉर्ट में अपन को सिंपल दिया हुआ है कि मतलब इतना ये सब है डिटेल में, पर यहाँ पे अपन को शॉर्ट में दिया हुआ है अपने वेटेज के अपने सिलेबस के अनुसार। तो इतना ही अपन के लिए इनफ है और इतना ही अपन पढ़ेंगे और अपन के लिए बहुत अच्छा है। इसको अपन बना के भी लिख सकते हैं और अपनी नॉलेज पर्पज़ के लिए भी अच्छा है। पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी, सबसे पहले जो है बोला है पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी, ये क्या करती है? द पेरिस कन्वेंशंस पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी enables
public access to the plethora of technical data pertaining to such inventions, while also assisting application in securing patent protection for their ideas on a global scale. ठीक है, सबसे पहले जो है पेरिस कन्वेंशन है, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी साइन करती है, और ये क्या इनेबल करती है, पब्लिक को एक भरोसा दिलाती है कि तुम आइडिया सोचो, हम तुम्हें उसको प्रोटेक्ट करने का वो रखते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग हैं, और तुम उसके लिए घबराओ मत, तुम सोचो, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। और ये एक प्लेटफॉर्म, प्लेथोरा बोला ना, प्लेथोरा ऑफ टेक्निकल डेटा पर्टेनिंग, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं अपनी टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, डेटा से, जहाँ पे आपको रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर किया जाएगा और वहाँ पे आपको पूरी की पूरी सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। सिंगल हाँ, एप्लीकेंट आर एबल टू कॉन्करेंटली अप्लाई फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एन इनोवेशन इन अ लार्ज नंबर ऑफ नेशंस बाय सबमिटिंग अ सिंगल वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पेटेंट एप्लीकेशन अंडर दी पीसीटी। यहाँ पे बोला कि एक सिंगल एप्लीकेशन के थ्रू आप पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड रजिस्टर वो कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो और एक प्रोटेक्शन ले सकते हो। आपको बताता हूँ एक चीज़, आपके हर देश का एप्लीकेशन अलग साइन होती थी पहले, कि अगर आपको इंडिया में रजिस्टर करना है तो इंडिया के लिए अगर अलग अलग एप्लीकेशन है, अमेरिका में अलग है, लंदन में अलग है, दुबई में अलग है, हर जगह पे आपको अलग एप्लीकेशन फाइन करनी पड़ती थी। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप सिंगल वर्ल्ड वाइड पेटेंट एप्लीकेशन अंडर द पीसीटी कर सकते हो, पीसीटी यानी कि पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी, और वहाँ पे आपको पूरे वर्ल्ड वाइड एक एप्लीकेशन से हर जगह पे आपको वो मिल सकती है, राइट मिल सकती है। पर ये ध्यान रखना कि हर कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं, राइट्स अलग होते हैं, तो उन लोगों के अनुसार आपको अलग अलग चीज़ों को फॉलो करना रहेगा। एप्लीकेशन आपकी एक रहेगी, पर अगर मान लो अमेरिका के कुछ रूल्स अलग हैं कि हाँ तुमने ये करना तो है, हमारी कंट्री में इसका राइट लेना तो है, चलेगा, पर हमारे इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है। फिर आता है मैड्रिड एग्रीमेंट। द मैड्रिड एग्रीमेंट साइंड इन 1891 एंड द प्रोटोकॉल पर्टेनिंग टू द एग्रीमेंट साइंड इन 1989 set forth the rules of the Madrid system for the international registration of marks. By acquiring an international registration that is valid in each of the specified controlling parties, the method enables the protection of a marks across a wide range of nation. अब ये ना जो भी चीज़ कर रहे हैं ये लोग सिर्फ एक जगह के लिए नहीं कर रहे हैं, ये पूरे दुनिया के लिए कर रहे हैं, ठीक है, पूरे ग्लोब के लिए कर रहे हैं। और प्रोटेक्शन सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं दे रहे, पूरे इंडिया में ओवरऑल दे रहे हैं। तो उस चीज़ को उस हिसाब से देखना, वाइड रेंज ऑफ नेशन में यही ये लोग बोल रहे हैं कि पूरे प्रोटेक्शन आपको जो मिलेगा आपके पर्टिकुलर मार्क का। मैड्रिड एग्रीमेंट, अगर आपका कोई कंपनी का कोई मार्क है या कोई प्रोडक्ट की कोई अच्छी पहचान है, तो उसको आप मैड्रिड एग्रीमेंट साइन करके या फिल करके आप वो उस चीज़ के लिए भी राइट और प्रोटेक्शन ले सकते हो। सिंपल है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर है वियना एग्रीमेंट। वियना एग्रीमेंट क्या बोलता है कि फॉर मार्क्स दैट आर कंपोज्ड फॉर और इनकॉर्पोरेट फ्यूगरेटिव फीचर्स। फ्यूगरेटिव का मतलब होता है एकदम जो यूनिक होता है ना, वो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। फ्यूगरेटिव का मतलब क्या होता है, यूनिक। सिंपल टर्म्स में आप समझ सकते हो कि यूनिक फीचर या कुछ एकदम यूनिक आपका कोई मार्क है या कुछ आपने एकदम अनोखा किया है, उसके लिए आपको वियना एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, वियना एग्रीमेंट भरना पड़ता है। द वियना एग्रीमेंट क्रिएट्स एन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्यूगरेटिव एलिमेंट्स ऑफ अ मार्क नोन एज द वियना क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब वियना क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आता है ये लोगों ने डिटेल में नहीं दिया है, इतना ही दिया और इतना ही अपन समझने के लिए काफ़ी है अपने लिए, ठीक है। नाइस एग्रीमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स, नाइस एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स। तो इसमें अपन को सिंपली यही बोला है, नाइस एग्रीमेंट का मतलब अपन ने आईडीटी में कस्टम पढ़ा है, तो हर किसी प्रोडक्ट का एक क्लासिफिकेशन किया जाता है और उसके अनुसार उसके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही बोला है कि इन लोगों ने कुछ क्लासिफाइड किए हैं, कुछ एक एग्जांपल लो कि एक चाकू है, ठीक है। अब उस चाकू एग्जांपल है सिर्फ है कि चाकू का अपन दो इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो सब्जी काटने के लिए या किसी इंसान को काटने के लिए, ठीक है। तो अब उस क्लासिफिकेशन के अनुसार उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है, कि आप किस पर्पस के लिए उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो। तो ऐसा कुछ एग्रीमेंट नाइस एग्रीमेंट को कहा जाता है। मतलब देखो इसमें क्या लिखा है, रिगार्डिंग द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क द नाइस एग्रीमेंट कैन कम इनटू फोर्स, ठीक है। तो अब इसमें अपन को दो लाइनें दी है, सिर्फ अपन को दो ही लाइनें लिखनी है, अपन को पूरा इतनी डिटेल में अभी नहीं जानना है।
फिर है लोकार्नो एग्रीमेंट। द लोकार्नो एग्रीमेंट क्रिएट्स द लोकार्नो क्लासिफिकेशन एन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। जो भी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है उसके रिलेटेड कोई भी अगर अपना कुछ उन लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस या कुछ भी बनाना हो तो वो लोकार्नो अपने इसके अंदर आता है, एग्रीमेंट के अंदर आता है। फिर है WCT, वीपो कॉपीराइट ट्रीटी। जैसे अभी अपन ने ऊपर देखी थी PCT, कौन सी ट्रीटी थी वो? पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी। किसके अंदर? पेरिस, है ना, पेरिस कन्वेंशन के अंदर PTC अपनी थी, PCT। हाँ, अभी यहाँ पे है WCT, विपो कॉर्पोरेट ट्रीटी। विपो का एक बार वापस से अपन वो देख लेंगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अ पर्टिकुलर एग्रीमेंट अंडर द बर्न कन्वेंशन नोन एज द विपो कॉपीराइट ट्रीटी deals with the protection of works and the rights of their authors in the digital spheres. The treaty also addresses two items that must be covered by copyright protection: computer program regardless of how they are expressed and collections of data or other materials. WIPO copyright treaty, a particular agreement under the Berne Convention known as the WIPO copyright treaty, deals with the protection of works and the rights of their authors in the digital sphere. ठीक है, डिजिटली अगर कुछ आपने किया हो तो उसके ऑथर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है WIPO copyright treaty. The treaty also addresses two items that must be covered by the copyright protection: computer program regardless of how they are expressed, कैसे भी उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है पर कंप्यूटर प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है। फिर है कलेक्शन ऑफ डेटा और अदर मटेरियल्स, डेटाबेस के आधार पे ये चीज़ होती है। अब आगे है विपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी। फोनोग्राम्स मतलब कोई भी फोनोग्राम्स आप समझो ना, जो भी साउंड के रिलेटेड कुछ होता है ना तो उसको फोनोग्राम के उसमें कहा जाता है, ठीक है। विपो फोनोग्राम एंड परफॉर्मेंस ट्रीटी, WPPT. In specially in the digital context, the WIPO performance and phonograms treaty deals with the rights of two categories of beneficiaries. Performance बोले तो एक्टर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस एक्सेट्रा, ठीक है। अब कोई एक्टर की पर्टिकुलर कोई डांस स्टेप या कोई हुक स्टेप होता है जैसे, या कोई सिंगर होता है वो गाना गाता है, म्यूजिशियन होता है कुछ वो प्ले कर रहा है, तो उसको अपना प्रोटेक्ट करने का काम करती है WPPT. And manufacturers of phonograms, persons or legal entities that take the initiatives and have the responsibility for the fixation of sounds. कुछ भी किसी भी साउंड को आप, जैसे AR रहमान नई धुन बनाता है, कोई गाना बनाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, एक राइट्स को अपने तक सीमित रखने के लिए या अपना एक उसके ऊपर क्लेम करने के लिए अपन उसको रजिस्टर करवा सकते हैं, उसके ऊपर कॉपीराइट रख सकते हैं। विपो इंटर गवर्नमेंटल कमिटी, इंटर गवर्नमेंट, देखो ये सारी चीज़ें ना ग्लोबली वर्क करती हैं, जहाँ पे पूरा दुनिया, उसमें जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सब इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो अब आप अगर मुझे कुछ दोगे, मैं अगर एक कंट्री हूँ, मैं इंडिया हूँ, ठीक है, आप अमेरिका हो, तो अब मैं आपको कुछ बेनिफिट दूंगा तभी तो आप मेरे को दोगे ना। मैं बोलूँगा कि नहीं मैं तेरे को नहीं दूंगा तो तू भी सामने से मेरे को मना कर देगा कि हाँ नहीं मैं भी नहीं दूंगा। तो वही चीज़ है इंटर गवर्नमेंटल, यानी कि तू भी मेरे को गिव एंड टेक चलता है इसके अंदर, ठीक है। WIPO Intergovernmental Committee, according to the mandate, the WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, traditional knowledge and folklore, is engaging in text-based negotiations to find a text or text for an international legal instruments that will effectively protect traditional knowledge, traditional cultural expressions and genetic resources, ठीक है। सिंपल यही समझो, गिव एंड टेक है, आप मुझे कुछ दोगे मैं आपको दूंगा। अब वहाँ पे सारी रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल कल्चर या ट्रेडिशनल नॉलेज, अभी मेरी कुछ नॉलेज अलग है, आपकी कंट्री में कुछ और होगा, तो उसके हिसाब से अपन उसको मद्देनज़र रखते हुए, उस चीज़ों को ध्यान रखते हुए कर सकते हैं कुछ भी। ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशंस और ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करी गई यहाँ पे, तो वही सब ही है कि मैं अपने अनुसार भी कर सकता हूँ, वो फिर थोड़ा सा वो म्यूचुअली भी करना पड़ सकता है, ठीक है। इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। स्टैंडिंग मतलब खुद समझ रहा हूँ, हाँ आपकी भी अगर फ़ायदा हो रहा है तो अच्छी बात है। स्टैंडिंग कमिटी ऑन कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, SCCR बोलते हैं इसको, स्टैंडिंग कमिटी ऑन कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स। स्टैंडिंग
कमिटी ऑन कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स। अब स्टैंडिंग कमिटी क्या है? ड्यूरिंग द बेनियम of 1998-1999, the Standing Committee on Copyright and Related Rights was established to look into issue of substantive law और harmonization in the area of the copyright and related rights। ठीक है, एक हारमनी मेंटेन करने के लिए और एक सब्सटेंटिव लॉ यानी कि साथ में मिला जुला, मतलब इसको रखने के लिए इसको भी अपन को रखना पड़ता है, वैसा कुछ। तो उसका ध्यान रखने के लिए, एक हारमनी मेंटेन करने के लिए कॉपीराइट इंडस्ट्री में और इस फील्ड, इस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वो करती है SCCR, स्टैंडिंग कमिटी ऑन कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स। फिर है HAGUE लिखा हुआ है कुछ, अब ये इसको कैसे पढ़ोगे आप वो देख लेना। हॉज सिस्टम एग्रीमेंट आप कह सकते हो। थ्रू द सबमिशन ऑफ अ सिंगल इंटरनेशनल एप्लीकेशन, द हॉज सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिजाइन offers a useful commercial option for registration up to 100 designs in 74 contracting parties spanning 91 countries। सिंपल, डिज़ाइन को आप रजिस्टर करने के लिए अपने काम करती है ये, और एक अपन को एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है रजिस्टरिंग अप टू 100 डिज़ाइंस इन 74 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज स्पेनिंग 91 कंट्रीज। ठीक है, 74 पार्टी 91 कंट्रीज, 100 डिज़ाइन तक आप कर सकते हो रजिस्टर। फिर है लिस्बॉन सिस्टम एग्रीमेंट बोल सकते हो, मतलब सब देखो वही टर्म वही है, सिस्टम हो या एग्रीमेंट एक ही बात है। बाय यूजिंग अ सिंगल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड अ सिंगल सेट ऑफ कॉस्ट्स, द लिस्बॉन सिस्टम फॉर द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ appellations of origin and geographical indication provides a way to secure protection for a appellation of origin or a geographical indication in the contracting parties। जियोग्राफिकल इसमें बोला हुआ है कि बाय यूजिंग अ सिंगल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड सिंगल सेट ऑफ द कॉस्ट, द लिस्बॉन सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्पेलेशन ऑफ ओरिजिन एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोवाइड्स अ वे टू सिक्योर प्रोटेक्शन फॉर एन एप्पेलेशन ऑफ ओरिजिन और जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। ठीक है, एक सिंगल एप्लीकेशन से आप काफ़ी दूसरी जगहों पे भी वो कर सकते हो, रजिस्टर करवा सकते हो, और वही बोला हुआ है। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम है जो ये काम कर रहा है। सबसे पहले अपन ने देखा था गेट्स, उसमें अपन ने देखा कि क्या क्या काम करता है और वो WTO के अंदर आता है। फिर अपन ने देखा विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की क्या करता है। तो बेसिकली काम तो यही है, इंटर गवर्नमेंटल कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक वो बना के रखना, और अपने किसी भी व्यक्ति का कोई अगर राइट्स उनको चाहिए तो वो प्रोटेक्ट करना और उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। उसके बाद उसका था एक फ्रेमवर्क कि वो फ्रेमवर्क बनाएगा और उस अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो उसकी सर्विसेज, लॉ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब उसके मेन काम थे। अब लीगल फ्रेमवर्क अंडर विपो आता क्या है फ्रेमवर्क के अंदर, तो वो अपन ने पढ़ा। तो पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रिटी सबसे पहले अपन ने देखी, फिर मैड्रिड एग्रीमेंट देखा, फिर वियना एग्रीमेंट देखा, फिर नाइस एग्रीमेंट, लोकार्नो एग्रीमेंट, विपो कॉपीराइट ट्रिटी। द ट्रिटी ऑल्सो एड्रेसेस 2 आइटम्स दैट मस्ट बी कवर्ड बाय कॉपीराइट प्रोटेक्शन। ठीक है जी। फिर विपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रिटी, अपन ने इसमें देखा था कि साउंड के रिलेटेड या जो भी कुछ परफॉर्मेंस किया हो किसी आर्टिस्ट वगैरह ने, तो उसको आप वो कर सकते हो। फिर विपो इंटर गवर्नमेंटल कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी ऑन कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स। फिर हॉज सिस्टम, लिस्बॉन सिस्टम, इसमें से आप बनू के लिख सकते हो। ठीक है, याद रहे ये वाली लास्ट वाला पॉइंट, तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर आता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स बोला जाता है, और इसके आधार पे शॉर्ट नोट पूछी गई है, पूछी जा सकती है, और इसलिए अपन इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, सिंपल है, देखते हैं। ठीक है जी, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। IPR तो ध्यान रखो, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, बस ट्रिप्स ध्यान रखो। ठीक है, मैं पढ़ता जाता हूँ, आप सुनते जाओ और साथ साथ पढ़ते जाओ। बियॉन्ड सिंपली ट्रांसपोर्टिंग आइटम्स अक्रॉस बॉर्डर, trade has developed to include the value it brings to society. Today's international trade involves a significant amount of value exchange through innovation, creativity, and branding. Simple. The TRIPS agreement is essential for facilitating intellectual property trade.
settling intellectual property trade disputes and giving WTO members the freedom to pursue their own national goal. ठीक है, 3 काम बोले कि ट्रिप्स एग्रीमेंट इज एसेंशियल फॉर फैसिलिटेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेड. ठीक है, ये ट्रिप्स काम क्या करती है, अपन को किस चीज़ में मदद करती है. ट्रिप्स का जो एग्रीमेंट है इसका मेन एसेंशियल है फैसिलिटेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेड. फिर है सेटलिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेड डिस्प्यूट्स, यानी कि कुछ भी अगर असमंजस हो, कोई दुविधा हो तो उसको सॉल्व करने का, उसका निवारण निकालने का काम करती है ट्रिप्स. फिर गिविंग WTO मेंबर्स द फ्रीडम टू परस्यू देयर ओन नेशनल गोल, अपने अनुसार, आपके नेशनल रिक्वायरमेंट के अनुसार आप उस चीज़ को कर सकते हो. द अग्रीमेंट फॉर्मली एक्नॉलेजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द कनेक्शंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड ट्रेड that was accomplished by the Uruguay round. The TRIPS agreement is an attempt to put these rights under common international law and to close the gaps in how they have safeguarded and upheld globally. It provides minimal requirement for enforcement and protection of intellectual property owned by the citizens of other WTO members by each government. WTO countries have a great deal of flexibility under the TRIPS agreement to customize their methods to IP protection and enforcement to meet their needs and realize public policy objectives. ठीक है, वापस देखें तीनों पॉइंट. सबसे पहला बोला कि द एग्रीमेंट फॉर्मली एक्नॉलेजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द कनेक्शंस बिटवीन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड, क्या करती है, द एग्रीमेंट फॉर्मली एक्नॉलेजेस द इंपॉर्टेंस एंड द कनेक्शन बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेड. प्रॉपर्टी और ट्रेड के बीच में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बोलते, क्या कनेक्शन है, उसको एक्नॉलेज करने का काम करता है एग्रीमेंट, ट्रिप्स एग्रीमेंट. दैट वाज accomplished by the Uruguay round. The TRIPS agreement is an attempt to put these rights under common international law and to close the gaps in how they safeguard and upheld globally. ठीक है, ग्लोबली क्या इसको कैसे होल्ड कर सकते हैं, अपहेल्ड यानी कि ग्रो कर सकते हैं और सेफगार्ड कर सकते हैं किसी व्यक्ति के राइट को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को. कॉमन इंटरनेशनल लॉ बनाया जाएगा इसको. ठीक है, मतलब एक अलग से नहीं गेम के, इसको एक इसेंशियल चीज़ों में देखा जाएगा कि हाँ यार ये लॉ का पार्ट होना चाहिए, इसीलिए अपन को इसमें दिया हुआ है. और आप समझो, मतलब CS आगे जाके अब मतलब इंटर्नशिप के द्वारा आप वहाँ पे भी वो चूज़ कर सकते हो वो कंपनी को जहाँ पे ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स और वो वाले काम उनके ज़्यादा हों, तो उसमें भी आप अपनी फ्यूचर कर सकते हो, बना सकते हो. It provides minimal requirement for enforcement and protection of IP owned by the citizens of other WTO members by each government. WTO countries have a great deal of flexibility under the TRIPS agreement to customize their methods to IP protection and enforcement to meet their needs and realize public policy objectives. ठीक है, public policy objectives उसको आप देखो बोल रहे हैं ना कि फ्लेक्सिबल है, और प्रोटेक्शन, IP प्रोटेक्शन, इन्फोर्समेंट टू मीट देयर नीड्स, रियलाइज पब्लिक पॉलिसी, यानी कि सबके हित में करना चाह रहे हैं ये लोग काम. ऐसा नहीं है कि हमारा खुद का फ़ायदा देखेंगे या ऐसा कुछ करेंगे, सबके हित में जो भी फ़ायदा होगा उसके अनुसार ये लोग पूरा काम करेंगे और उस हिसाब से चीज़ें करेंगे. द अग्रीमेंट गिव मेंबर्स प्लेंटी ऑफ लीवे to strike a balance between the long-term advantage of encouraging innovations and the potential short-term costs of restricting access to work of creative genius. ठीक है. The agreement gives members plenty of leeway to strike a balance between the long-term advantage of encouraging innovations and the potential short-term costs of restricting access to work of creative genius. मतलब कुछ भी कोई अगर बनाता है तो उसको प्रोत्साहन देंगे. ऐसा नहीं कि यार मैंने नहीं कहा था पहले कि काम ऐसे हो कि यहाँ मैं कुछ कर तो रहा हूँ पर उसको करते करते, उसका रजिस्टर करवाते करते, उसके राइट लेते लेते मेरे को इतना टाइम लग जाए कि यार मेरा वही मोटिवेशन ही खत्म हो जाए कि नहीं यार करना ही नहीं है, ये बहुत झंझट वाला काम है. ठीक है, तो लोग सोचना बंद कर देंगे. तो लोगों को सोचने के लिए, और सोचोगे तो देखो काम इंडिया की मतलब कहीं किसी भी कंट्री के आएगा तो उससे इकोनॉमी में फ़ायदा होगा, तो वो काम अपन को करना है बेसिकली. ठीक है जी. Through a variety of procedure permitted by TRIPS provisions such as exclusion or exceptions to intellectual property rights, members can lower short-term costs. ठीक है, members can lower short-term costs. मतलब अगर कुछ उनके काम में
कुछ कॉस्ट लग रही है तो उसको कम से कम करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। एडिशनली द WTO डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन मैकेनिज्म इज एक्सेसिबल इन केसेस ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिप्स एग्रीमेंट, ठीक है। एक प्रॉपर मैकेनिज्म यूज़ किया जाएगा डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए और एक अच्छा खासा काम उससे आएगा, मिलेगा, मतलब ऐसा, मतलब आउटकम अच्छा आएगा ऐसा। द ट्रिप्स एग्रीमेंट एड्रेसेस 5 मेन टॉपिक्स। क्या 5 मेन टॉपिक्स हैं उसकी बात करी गई है। हाउ जनरल रूल्स एंड फंडामेंटल आइडियाज ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम अप्लाइज टू इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। रूल्स एंड फंडामेंटल आइडियाज कि किस अनुसार आपका सिस्टम काम करेगा, और हाउ जनरल रूल्स एंड फंडामेंटल आइडियाज ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम अप्लाई टू इंटरनेशनल, ठीक है। पूरे के पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या फंडामेंटल्स, राइट्स और क्या अपने रूल्स होने चाहिए उसकी ध्यान रखने की जिम्मेदारी है ट्रिप्स की। व्हाट आर द मिनिमम प्रोटेक्शन, मतलब ये ध्यान रखता है, ट्रिप्स एग्रीमेंट ध्यान रखता है व्हाट आर द मिनिमम प्रोटेक्शन क्राइटेरिया फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट मेंबर शुड ऑफर। क्या मिनिमम प्रोटेक्शन क्राइटेरिया, मतलब व्हाट आर द मिनिमम प्रोटेक्शन क्राइटेरिया फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट मेंबर्स शुड ऑफर। मिनिमम प्रोटेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। गिव एंड टेक, जैसे अपन ने कुछ दिया तो उसके सामने इन रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, वो जेन्युइन तो है, उसके ऊपर कुछ आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि वो आप ऐसे ही एक्स्ट्रा ले रहे हो, ठीक है, ज़बरदस्ती का ले रहे हो, फ़ायदा उठा रहे हो, फ़ायदा उठाना नहीं देना है, ठीक है। मिनिमम प्रोटेक्शन क्राइटेरिया देखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। व्हाट मैकेनिज्म शुड मेंबर ऑफर टू डिफेंड दोज राइट्स इन देयर होम कंट्रीज। व्हाट मैकेनिज्म शुड मेंबर्स ऑफर टू डिफेंड दोज राइट्स, what mechanism should members offer to defend those rights in their home countries, ठीक है। अगर कुछ डिस्प्यूट होता है या कुछ भी अगर उनके खिलाफ होता है तो उसको कैसे डिफेंड कर सकता है वो मेंबर, और क्या मैकेनिज्म उसके लिए बनाया जा सकता है, वो काम ट्रिप्स अग्रीमेंट करता है। स्पेसिफिक इंटरिम फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बिटवीन WTO मेंबर्स इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट ट्रिप्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। इंटरिम फ्रेमवर्क यानी कि बीच में से कोई अगर फ्रेमवर्क उनको रिजॉल्व करने के लिए बनाना पड़े या कुछ अमेंड करना पड़े तो ये लोग कर सकते हैं, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्पेशल ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रिप्स प्रोविजंस, ट्रिप्स के प्रोविजन करने के लिए कोई अगर आपको एडिशनली या कुछ अरेंजमेंट करना पड़े तो वो आप कर सकते हो बिना कुछ अपने सोचे, वो काम ही आएगा, ठीक है। अब है ना, यहाँ से कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स चालू हो रही हैं। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, तो उसमें आप क्या लिखोगे, उसमें आप इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के रिलेटेड लिखोगे, ठीक है। तो वही सब अपन देखने वाले हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या काम आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उसी के आधार पे सारे अपन को चैप्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का शायद कोई चैप्टर नहीं दिया है तो वो भी यहाँ पे अपन एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ लेंगे। ये सारी जैसे हैं दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट इंपॉर्टेंट है, करेंगे अपन इसको अच्छे से। फिर नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी, क्या पॉलिसी बनाई गई है वो सब एक बार अपन देखते हैं। बहुत अपना ये आप खुद भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ये रीड वाला पार्ट है और सिंपल पार्ट है, ठीक है।